हेलो दोस्तों, आशा है आप सभी बहुत सही होंगे। आज ईरान इजराइल वॉर का 23वां दिन है और ये युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई भी साइड पीछे हटने को राजी नहीं है। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट आर्मी कमांडर्स, जनरल्स को मार दिया गया है, तो दूसरी तरफ यूएसए की साख पर बनाई है। रीजन क्या है? उसके बहुत से इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स जैसे कि F-35, इंपॉर्टेंट ड्रोन्स जैसे कि MQ-9 रीपर, इन सबको डैमेज हुआ है। एट द सेम टाइम बहुत सारे सैन्य ठिकानों पर जो कि उसने गल्फ में बनाए हुए थे, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है ईरान की तरफ से। कहा तो ये जा रहा है कि लगभग $1 बिलियन का सैन्य ठिकानों का नुकसान हुआ है और लगभग $2 बिलियन के उसके जेट्स और इनका नुकसान ईरान अभी तक कर चुका है। तो अब ये कहीं ना कहीं ईगो क्लैश हो रहा है इस वॉर में। लेकिन हमें हमारे लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी गल्फ रीजन पर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। हमने डाइवर्सिफाई अपनी एनर्जी रिसोर्सेस को कर रखा है। हम बहुत जगह से रिसोर्सेस को अपने इंपोर्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 40% एलएनजी जो है वो हम ईरान और उस एरिया से मंगाते हैं, कतर से मंगाते हैं। तो अब होता क्या है कि अगर पर्शियन गल्फ से इतने सारे रिसोर्सेज भारत में आते हैं तो हमारे लिए भी ये वॉर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका आउटकम के मायने हमारे लिए बहुत बदल जाते हैं। बट यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये वॉर जितनी भी बढ़ती जाएगी उतना ही नुकसान और अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और इसमें बहुत अहम रोल है इजराइल का, तो है ही है, लेकिन ट्रंप जो अनावश्यक बयानबाजी करते हैं, जो कि हाईली अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर शो करते हैं, और इस स्टेचर के पॉलिटिशियन के लिए ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि वो इतना अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिखाए। बट यहां पर जो भी चल रही हैं चीजें वो कहीं ना कहीं रीजनल से लेकर अब ग्लोबल बनती चली जा रही हैं। आज इस वीडियो में हम नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो कि ऑफिशियली शहीद अहमदी रोशन न्यूक्लियर फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक जो ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनका जब असैसिनेशन 2012 में हुआ था, उनके नाम पर नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी का नाम बदलकर उनके नाम पर कर दिया गया था, शहीद अहमदी रोशन न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो इस फैसिलिटी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और किस तरीके से जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं जो कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट करते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूजेस किस तरीके से काम करते हैं, उसकी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हम समझने की कोशिश करेंगे यहां पर। तो इससे ये समझ में आ चुका है कि जब ईरान के नटांज फैसिलिटी पर कल अटैक हुआ है तो उसने भी रेसिप्रोकेट करते हुए वापस से यूएसए के बेस डियागो गार्सिया, जो कि ईरान से 4000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इंडियन ओशन में बेस्ड है ये, उस पर ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया, जो कि रोक ली गई, इंटरसेप्ट कर ली गई। लेकिन इसने ईरान की जो मारक क्षमता है, जो मिसाइलों का रेंज है, वो दर्शा दिया। और इसी के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बोला है कि अब यूरोप के भी बहुत सारे कैपिटल, पेरिस, बर्लिन, लंदन, ये भी इसकी रेंज में आ सकते हैं, क्योंकि अब हमें एक्चुअली नहीं पता कि ईरान की मारक क्षमता कितनी है, उसकी मिसाइलें कितनी दूर तक मार मार आ सकती हैं। तो अभी ये देखने वाली बात है कि कम से कम नटाल न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जब अटैक हुआ तो उससे किसी भी तरीके का रेडियो एक्टिव मटीरियल नहीं निकला, किसी भी तरीके का रेडियो एक्टिव लीकेजेस नहीं हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक शांति की बात है कि भाई लोकल लोग जो हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो इस युद्ध की डायरेक्ट रेडियो एक्टिवली चपेट में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर लीकेजेस होते हैं तो उसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होते हैं। ये कोई 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 500 मीटर के दायरे वाली बात नहीं है, ये सैकड़ों किलोमीटर तक ये रेडिएशन फैलती हैं। इसी में देखने वाली बात यह है कि ये नटांज जो है यहाँ पे तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर एक और इस्फहान करके न्यूक्लियर साइट है। अब ये नटांज के पीछे ये इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि ये साइट इस तरीके ऐसी है कि यहाँ पर एक और अंडरग्राउंड साइट डेवलप हो रही है, और यही वजह थी कि ईरान के ऊपर इजराइल और यूएसए ने फुल स्केल वॉर लॉन्च कर दी। रीजन क्या है कि जब आप देखेंगे ये जो पुरानी वाली फैसिलिटी है, ठीक है, यानी कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, इस पे ही लास्ट ईयर B2 बॉम्बर्स ने अटैक किया था। जो बंकर बस्टर बॉम्ब के बारे में हमने 2025 जुलाई में सुना था, वो इसी फैसिलिटी के ऊपर अटैक किए गए थे। लेकिन ईरान ने नई फैसिलिटी डेवलप कर ली है और अपना एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि वेपन्स को बनाने में यूज होता है, उसको वहां पर रख दिया है, सुरक्षित रखा हुआ है। इसीलिए ईरान जो है कहीं ना कहीं पीछे हटने को राजी नहीं है, क्योंकि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है।
ये फैसिलिटी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पर अभी तक अटैक होते आए हैं। 2010 में अटैक हुआ, 2018, 20, 21 ये लगातार अटैक इस फैसिलिटीज पर हुए हैं। लेकिन कभी साइबर अटैक हुआ है, कभी मिसाइल के द्वारा अटैक हुआ है, लेकिन यही टारगेट रहा है। ईरान ने इससे सबक लेते हुए नई फैसिलिटी डेवलप की है, इसी फैसिलिटी के साउथ में। अगर आप इसको देखेंगे, ये नई फैसिलिटी है कुहे कोला गजला माउंटेन में, ठीक है, कुहे कोलांग गजला माउंटेन में। तो यहां पर जो है कहीं ना कहीं नई फैसिलिटी जो आई है वो 80 मीटर नीचे है जमीन से, ठीक है, अंडरग्राउंड 80 मीटर, लगभग 250 फीट नीचे बनाई गई है, ताकि किसी भी तरीके का बंकर बॉम्ब जो है, जैसे कि B2, यूएसए जो क्लेम करता है कि B2 बंकर बस्टर्स होते हैं, ये कितना भी नीचे होगा अटैक कर सकते हैं। अब उस कन्वेंशनल बॉम्बिंग से भी ईरान बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। और ये बनाया कहां पर गया है, ये देखिए, ये नाटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो हमने अभी जस्ट पिछली पिक्चर में देखा, तो उसके जस्ट साउथ में इसको डेवलप किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये टनल्स बनाई गई हैं एंट्री के लिए, ये नए रोड है, नए रास्ते बनाए गए हैं जो, और ये देखिए, ये एग्जिस्टिंग रास्ता था, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग रास्ता था, अभी तक चल रहा था, लेकिन अब ये नए रास्ते बनाए गए हैं और ये पहाड़ के बीच में छुपा हुआ है, ठीक है। किस तरीके से, क्योंकि जो पहाड़ है ये गोजांग ये कोलांग गजला माउंटेन जो है, ये लगभग, इनको पिक एक्स माउंटेन भी बोलते हैं, ये लगभग 1670 मीटर ऊंचे हैं, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर ऊंचे, ठीक है। अब ये 1.5 किलोमीटर में जो है लगभग 80 मीटर नीचे बनाया गया है। तो इससे फायदा क्या मिल रहा है कि पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा मिसाइल्स का। तो अगर वो डायरेक्ट अटैक करते भी हैं तो ये सिक्योर जोन बना रहेगा। और सेंट्रीफ्यूजेस चूंकि 80 मीटर से 100 मीटर नीचे हैं, लगभग 250 फीट नीचे हैं जमीन के, तो वहां तक किसी भी मिसाइल का पेनिट्रेशन बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं नाटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो अभी तक इस पर कितना अटैक हुए हैं और ये ओवरऑल हिस्ट्री इसकी क्या रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2000 के दशक में इसको डेवलप किया गया था, लेकिन जब ये इवॉल्व हो रहा था, यानी डेवलपमेंट फेज में था पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का, तभी ही इसको एक्सपोज कर दिया गया। तो जब ये अर्ली 2000s में सीक्रेट कंस्ट्रक्शन ईरान कर रहा था, भाई भारत ने भी किया था, भारत ने पोखरण किया, न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत का भी रहा है, लेकिन हमने जिस तरीके से एकजुटता दिखाई, किसी भी तरीके से हमारा जो प्रोग्राम था न्यूक्लियर वो लीक नहीं हुआ, उसको एक्सपोज नहीं किया गया। और यही कहीं ना कहीं कल्चरल डिफरेंस है कि इंडियंस जितना भी आपस में कहा सुनी होती रहे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन अल्टीमेटली वो एक साथ खड़े हो जाते हैं जब नेशन की बात होती है, जब भारत की बात होती है, जब इंडिया की बात होती है। ईरान में ऐसा नहीं रहा, उसको एक्सपोज किया वहीं के एक ग्रुप ने। वो 2002 में जब उन्होंने एक्सपोज किया, और उस ग्रुप का नाम था नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान, ठीक है। ये ग्रुप है, आज की डेट में अल्बानिया में हेडक्वार्टर है इसका। तो ये जो है वहां का एक डिसिडेंट ग्रुप था, जो अपने जो विरोधी ग्रुप होते हैं ना, कि सरकार के अगेंस्ट में जो ग्रुप होते हैं वो, लेकिन अब सरकार चूंकि वहां पे थियोक्रेटिक स्टेट है, धर्म के आधार पर सत्ता वहां पर बनी हुई है, तो उसमें किसी और ऑपोजिशन का स्कोप नहीं है फिलहाल के लिए। तो और वो स्कोप नहीं होने की वजह से इन्होंने हथियार उठा रखे थे काफी टाइम तक। जब हथियार से बात नहीं बनी तो किस तरीके से सैबोटाज करें, नुकसान पहुंचाएं, वो नुकसान पहुंचाने की ही जद्दोजहद में इन्होंने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सपोज कर दिया 2002 में, ठीक है। और उसके बाद से जो है पूरा का पूरा वेस्टर्न ग्रुप जो है, यूएसए हो गए, बाकी कंट्रीज हो गए, इसराइल हो गए, तो ये पीछे पड़ गए कि कैसे भी करके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना है। तो उसके तहत ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके जो लोग थे, इन्होंने इसको इंस्पेक्ट किया। आईएईए यही रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल वर्ल्ड में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की निगरानी करने के लिए। तो इनके लोगों ने, इसके चीफ ने जो है, ये देखिए, ये नाटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है बैकग्राउंड में, तो यहां पर आकर इन्होंने जो है पूरा इंस्पेक्ट किया और बताया कि भाई ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। अब यूरेनियम एनरिचमेंट के कई मायने होते हैं। नेचुरली जब येलो केक, यूरेनियम क्या होता है, येलो केक होता है, तो ये जब नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में, ओशंस में मिलता है येलो फॉर्म में, तो उसमें अराउंड 0.7% ही यूरेनियम 235 होता है। यूरेनियम 235 फिसाइल मटेरियल होता है, इसी से ही वेपन्स बनते हैं, तो वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इसी को जब एनरिच किया जाता है, ये मात्रा जब बढ़ाई जाती है, यानी यूरेनियम की 0.7% मात्रा, यानी 1 किलो यूरेनियम होगा, 1000 ग्राम होगा, तो उसमें से सिर्फ 70 ग्राम ही आपका यूरेनियम 235 निकलेगा, जो कि फर्टाइल होता है, फिसाइल होता है। तो वो
नॉर्मली इतनी कम क्वांटिटी किसी काम नहीं आ सकती, तो उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाने की प्रक्रिया को ही न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। और वो किस तरीके से बढ़ाया जाता है, सेंट्रीफ्यूजेस के अंदर बढ़ाया जाता है। तो वो कहानी हम आगे समझने वाले हैं अभी, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि आईएईए ने जब इंस्पेक्ट किया तो 2003 से 5 के बीच में ये सिलसिला चलता रहा। तो 2006 में यूएनएससी ने इसको अपने अंडर ले लिया, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने। और इस पर जब यूएन के अंदर ये चला गया तो इन्होंने बैन लगा दिया, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए ईरान की सत्ता के ऊपर, ठीक है। तो ईरान एज ए कंट्री के ऊपर जब इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे तो वो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी क्रिपल होने लगी, दबने लगी, टूटने लगी। तो ईरान को लगा कि यार ये बाहर के लोग हैं, हम प्रोग्राम कोई करना चाह रहे हैं, हमको नहीं करने दे रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो हम अपनी मनमानी करेंगे। तो उन्होंने जो है एडवांस्ड एनरिचमेंट की कोशिश की, वो धीरे धीरे बढ़ने लगे आगे, ठीक है। उस समय भी वो एडवांस के लिए नहीं जा पाए थे, लेकिन हाँ, उन्होंने एनरिचमेंट का जो अपना काम था उसमें बहुत ही तेजी ले आए वो लोग, ठीक है। और ये तेजी जैसे ही आई है 2007 से 9 के बीच में एक्सपेंशन करने लगे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का, तो फिर उसके तुरंत बाद ही अब यूएसए को लगा कि भाई खतरा मंडरा सकता है, चीजें बढ़ सकती हैं आगे। तो उन लोगों ने साइबर अटैक करने का मन बनाया और 2010 में स्टक्सनेट साइबर अटैक हुआ, ठीक है। स्टक्सनेट का नाम का वायरस था जिसको लॉन्च कर दिया गया सीक्रेटिवली ईरान के नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में। इस स्टक्सनेट वायरस को जब लॉन्च किया गया तो इस प्रोग्राम का नाम रखा गया ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स वो था जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई सालों तक पीछे कर दिया, क्योंकि इसने काफी हद तक जो सेंट्रीफ्यूजेस थे जिससे यूरेनियम एनरिचमेंट होता है उसको डिस्ट्रॉय उसमें उसमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। रीजन क्या था, जब स्टक्सनेट वायरस को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसने जो सेंट्रीफ्यूजेस हो, जो सिलेंडर्स होते हैं, रोटेटिंग सिलेंडर्स होते हैं जिसके अंदर एनरिच किया जाता है, उसको आउट ऑफ कंट्रोल स्पिनिंग उसकी कर दी। और आउट ऑफ कंट्रोल स्पिनिंग की वजह से बहुत सारे सेंट्रीफ्यूजेस खराब हो गए। कहा यह जाता है कि लगभग 1000 के करीब सेंट्रीफ्यूज बर्बाद हो गए थे इसमें। इसके बाद क्या हुआ कि फिर ये लोग यहां पे नहीं थमे। 2012 में इन्होंने 5 ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असैसिनेशन किया। और 2012 में जब 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए तो उस समय तक जो नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी थी तो उसका नाम फिर बदला गया उसी में से एक शहीद न्यूक्लियर साइंटिस्ट के नाम पे। वो साइंटिस्ट जो असैसिनेट किया गया उसका नाम था अहमदी रोशन, ठीक है। तो उसी के नाम पे फिर ये शहीद अहमदी रोशन न्यूक्लियर फैसिलिटी आधिकारिक रूप से घोषित की गई। 2012 के बाद फिर 2015 में जो था न्यूक्लियर डील होती है यूएसए और कुछ कंट्रीज के साथ में ईरान की। इस समय बराक ओबामा प्रेसिडेंट होते हैं यूएसए के। ये सारे लोगों को एक टेबल पर लाते हैं, बातचीत करते हैं और किसी तरीके से फाइनलाइज करते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत, जेसीपीओए एग्रीमेंट। इसमें कहा गया कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर का जो यूरेनियम एनरिचमेंट है प्रोग्राम के तहत वो सिर्फ और सिर्फ 3.67% ही करेगा। यानी कि 0.7% का मिलता है यूरेनियम हमें नेचुरली, उसको बढ़ाया जाएगा 3 से 5% के बीच में 3.67%। इतने में क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूल का ये काम करेगा फॉर रिएक्टर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। यानी कि बिजली उत्पादन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज हो पाएगा 3 to 5% के न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट में, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये डील यहाँ पर फाइनल होती है। और भी कई सारे इसमें वादे किए गए थे, एग्रीमेंट में बहुत सारे बातें रखी गई थी, जैसे कि ईरान जो है 5000 से ज्यादा, लगभग 5060 सेंट्रीफ्यूजेस से ज्यादा नटांज में सेंट्रीफ्यूज नहीं लगाएगा। इसका क्या मतलब है, एक सेंट्रीफ्यूज सिलेंडर की तरह होता है, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत नहीं बढ़ेगा, तो बहुत सारे सेंट्रीफ्यूज लगाए जाते हैं ऐसे, ठीक है। और ये हजारों की तादाद में होते हैं और ये सब के सब जब रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, तो इसके अंदर जिस तरीके से यूरेनियम का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, तो यूरेनियम का जो आइसोटोप है U-235, तो बहुत सारे जब होते हैं तो उससे बहुत अधिक मात्रा प्रोड्यूस होती है, फिर उसको यूज कर सकते हैं हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के लिए। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई सेंट्रीफ्यूज अगर लिमिटेड होंगे, ठीक है, 5000 रहेंगे, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इसलिए वो भी एक इसके अंदर शर्त रखी गई। लेकिन फिर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो यूएसए का प्रेसिडेंट बनता है और 2018 में डील से बाहर निकल आता है। उसने बोला कि हम ये डील नहीं मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। और इसके बाद ही ये चैलेंज, जो ईरान का सिलसिला था, जो ये चैलेंज था, 3 साल के अंदर ही ये डील कोलैप्स हो जाती है। ईरान ने बोला कि भाई तुम नहीं मानोगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस हम पे लगा रहे हो, तो हम भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ
आगे बढ़ेंगे, फिर हम किसी और की क्यों सुने, क्योंकि भाई संप्रभुता, सोवरेनिटी हर एक कंट्री की ना सिर्फ मांग होती है बल्कि उसका हक भी होता है। तो वो अपने प्रोग्राम्स को किसी और के हिसाब से गाइड नहीं होने देना चाहता। इसलिए वो जब ये यूएस ने विड्रॉ किया तो वो भी फिर आगे बढ़ गए अपनी डील के साथ। फिर 2020 में जब गहमा गहमी चल रही थी तो फिर से अटैक किया गया और इसी अटैक में काफी नुकसान हुआ नाटांज की फैसिलिटी को। और इसके बाद 2011 में जो है एक ब्लैकआउट वायरस अटैक हुआ। ब्लैकआउट वायरस ने क्या किया कि पावर ग्रिड के सिस्टम को इस बार नुकसान पहुंचाया है नाटांज के। जब पिछली बार स्टक्सनेट हुआ था तो ये क्या कर रहा था, इसने वहां के सेंट्रीफ्यूजेस को खराब किया था हजारों की तादाद में। ब्लैकआउट अटैक हुआ तो इसने पावर ग्रिड को खराब किया, बिजली फेल कर दी एक तरीके से। ठीक है, आप किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली फेल कर दोगे तो जो प्रोसेस चल रही होगी वो नुकसान में चली जाएगी और उसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसमें भी ठीक ठाक नुकसान हुआ, पावर ग्रिड जो है हिट हो गई थी। फिर इसके बाद जो है 2022-23 में एडवांस्ड एनरिचमेंट की तरफ बढ़ गया ईरान। रीजन क्या था कि ये लोग थमने का नाम नहीं ले रहे थे, तो ईरान ने बोला कि अब हम भी नहीं रुकेंगे। एडवांस्ड एनरिचमेंट की कोशिश की गई, यानी कि 60% तक एनरिचमेंट किया। अब इसका मतलब क्या होता है, 3 to 5% के बीच में अगर आप यूरेनियम का एनरिचमेंट करते हैं तो यूरेनियम 235 आपको उतनी मात्रा में मिलता है जितने में वो पावर जनरेशन के लिए फ्यूल का काम कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। अगर आप 60% तक कर रहे हैं तो मतलब आप वेपन ग्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं। वेपन ग्रेड क्या होता है, अगर इसी न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूरेनियम एनरिचमेंट जो है 90% तक कर दिया जाए तो वो न्यूक्लियर वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये ऑलरेडी एडवांस्ड एनरिचमेंट जब होने लगा, यानी कि 60% तक पहुंच गए, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब था कि भाई अब ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर इन्होंने 90% अचीव कर लिया तो ये तुरंत ही ईरान वाले जो हैं तुरंत ही न्यूक्लियर नेशन बनेंगे, न्यूक्लियर पावर बनेंगे। और इसके बाद फिर रीजनल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी जो है, जैसा कि आज की डेट में नॉर्थ कोरिया का हाल है, वैसे ही फिर पूरे के पूरे गल्फ और मिडिल ईस्ट का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से बाकी कंट्रीज फिर एक दबाव बनाकर रखता है थ्रू आउट, ठीक है, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो और बाकी के कंट्रीज हो, तो वैसे ही फिर माहौल यहां भी बदलेगा। तो वेस्टर्न एनालिस्ट, वेस्टर्न पावर ब्रोकर्स और वेस्टर्न पॉलिटिशियंस, वेस्टर्न थिंक टैंक्स जो हैं वो लग गए कि भाई कैसे भी इसको रोकना चाहिए, और उन्होंने भी क्यूमुलेटिवली सपोर्ट किया यूएसए की गवर्नमेंट का। और इजराइल तो हमेशा से ही इस प्रोग्राम को रोकना चाहता था, क्योंकि उसकी नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टली थ्रेटन होती है एडवांस्ड एनरिचमेंट ऑफ ईरान से, एडवांस्ड यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑफ ईरान। इसके बाद 2024-25 में जो है वो टेंशन लगातार बढ़ते रहे, क्योंकि वो एडवांस एनरिचमेंट की तरफ गया। और इसी को रोकने के लिए जो है फिर अभी फाइनली ईरान पर वॉर लॉन्च कर दी गई, और 28 फरवरी को इस समय जो है लॉन्च जब हुई है 2026 में, तो उसमें फिर सुप्रीम लीडर की डेथ हुई है और आज उसका 23वां दिन है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है आपके ईरान के नाटांज फैसिलिटी की। इसी में आगे चलते हैं। अब ये देखिए, आप एक तरीके से एक आइडिया देने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूज हैं। ठीक है, ये हजारों की तादाद में सेंट्रीफ्यूज हैं। ये एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी आप समझिए इसको, ईरान की। ठीक है, नटांज के नीचे, यानी जो नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसमें जो अंडरग्राउंड सेटअप है पूरा, वो कुछ इस तरीके का है। और ये दर्शा रहा है आपका कि भाई जब B2 बॉम्बर्स ने ध्वस्त किया था, यानी बंकर बस्टर बॉम्ब जब छोड़े गए थे, 30,000 पाउंड का बॉम्ब होता था, उसने जब नीचे जाके तबाही मचाई है, तो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है नटांज फैसिलिटी का। लेकिन ईरानियंस क्लेम करते हैं, ईरान की गवर्नमेंट क्लेम करती है कि उन्होंने जो उनका एनरिच्ड यूरेनियम था उसको पहले ही शिफ्ट कर दिया था। अब शिफ्ट करके ले कहां गए थे, तो वो जो नई वाली फैसिलिटी अभी हमने डिस्कस की थी, वो नई वाली फैसिलिटी पर उसको लेकर गए थे, जो पहाड़ के बीच में बनाई गई है। ये आपके सेंट्रीफ्यूज है यहाँ पर। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज की भी हम लोग कहानी पूरी जान लेते हैं कि किस तरीके से ये सेंट्रीफ्यूज जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज में यूरेनियम एनरिचमेंट करते हैं, क्योंकि इसके पीछे की भी साइंस थोड़ी फैसिनेटिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट का लेवल है नेचुरली जो है ये 0.7% ही हमको अर्थ के क्रस्ट से या धरती से मिलता है। इसको जब एनर्जी पावर के लिए यूज करना है तो हमको एनरिचमेंट करना होता है 3.6%। लेकिन अगर एनरिचमेंट यूरेनियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है और अगर वो 90% और उसके ऊपर लेकर जाते हैं हम, तो यहाँ पर वो वेपन ग्रेड में आ जाता है। ठीक है, और ये आपका एक सेंट्रीफ्यूज का मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यूरेनियम का कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये एक सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है टोटल। ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा है जैसे हमने अभी देखा। अब इसी में जो है यहाँ पे ये फीड पाइप से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस, UF6 गैस जो है वो इसके अंदर लाई जाती है। ऐसे ही हजारों होते हैं और सब में ये गैस
यूरेनियम जो है गैसियस फॉर्म में, यानी कि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड फॉर्म में इसमें अंदर लाई जाती है और उसके बाद इसको रोटेट किया जाता है। ठीक है, जब रोटेट करते हैं तो क्या होता है, पावर सोर्सेज आपने रोटेट किया, लेकिन अब ये रोटेशन जो है अराउंड 50,000 से 70,000 आरपीएम तक होती है। ठीक है, आरपीएम, इसका मतलब जो है आप इस तरीके से समझिए कि जब हम लोग कोई कार चलाते हैं ना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो वो सिर्फ 1500 आरपीएम होती है। ठीक है, जब आप कार चलाते हैं और 1500 आरपीएम तब होता है जब आप 60 kmph की रफ्तार से चलते हैं। अगर वही आप 200 kmph पे चले जाएंगे तो आपका जो आरपीएम होगा वो लगभग 5000 के करीब होगा। ठीक है, यानी कि 4500 हो सकता है, 5000, 5500, यानी कि डीजल वेरिएंट है, पेट्रोल वेरिएंट है कार का, वो उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है, गियर पे डिपेंड करता है कौन सी गियर में आप चला रहे हैं, लेकिन बेसिक साइंस ये है कि जब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे 5000 होता है तो ये 50,000 से 70,000 रोटेशन पर मिनट होते हैं इस वाले सिलेंडर में। तो समझ सकते हैं किस रफ्तार से ये घूमता है। अब इसी को कम करने के लिए, चूंकि ये पॉसिबल नहीं है कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन होगा ना, मतलब अगर आप बहुत तेजी से कोई चीज रोटेट करेंगे तो ये फ्रिक्शन होगा, तो इसको मैग्नेटिक बेयरिंग्स के ऊपर सेट किया जाता है। ये आप जो है मैग्नेटिक बेयरिंग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चूंकि हवा में, यानी कि वैक्यूम में काम करता है, हवा में भी नहीं वैक्यूम में काम करता है, तो सेंट्रीफ्यूजल जब रोटेट होते हैं, ये जो रोटर होता है इसके अंदर का सिलेंडर होता है, जब ये रोटेट करता है तो ये प्राइमरली वैक्यूम में करता है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि फ्रिक्शन ना आए। फ्रिक्शन नहीं आएगा तो ही ये पॉसिबिलिटीज हैं कि इस आरपीएम में ये घूमे। अब घुमाते क्यों है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आती है। घुमाने के पीछे का लॉजिक ये है यहाँ पर कि जो ये यूरेनियम इन्होंने भेजा हमें, ठीक है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, जब ये अंदर आता है तो इसके अंदर यूरेनियम 235 भी होता है, यूरेनियम 238 भी होता है। अब चूंकि जब चीज घूमती है तो जिस तरीके से हम लोग दूध से, रॉ मिल्क होता है, रॉ मिल्क से क्रीम अलग करते हैं और बाकी की चीजें अलग करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर यूरेनियम 238 चूंकि भारी होता है तो ये अलग हो जाता है, यूरेनियम 235 हल्का होता है तो ये अलग हो जाता है। ये जो भारी वाली चीज है जब घूमती है तो ये भारी वाली चीज बाहर की तरफ जाती है और नीचे इकट्ठा हो जाती है, नीचे इकट्ठा हो जाती है तो ये वेस्ट पाइप में इधर से जाती है। ठीक है, वेस्ट स्कूप से। और यूरेनियम 235 जो कि हल्की होती है, ठीक है, मतलब रिलेटिव टू यूरेनियम 238, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन्स जो है ज्यादा है उसमें कम है तो वो हल्का होता है, हल्का होने की वजह से वो ऊपर इकट्ठा होता है और यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट स्कूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और यहां से ही ये ऊपर निकाल लिया जाता है। अब मान के चलिए कि ये एक सेंट्रीफ्यूज है, ऐसे ही दसियों हजार सेंट्रीफ्यूज एक साथ कास्केड इफेक्ट के तहत जोड़े जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक घूमेगा, सब घूम रहे होंगे, सब घूमेंगे तो सबसे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी निकलेगा। अब जितना भी इसमें UF6 डालेंगे आप, उसका सिर्फ 1% हमको यूरेनियम 235 यहां पर मिलता है ऊपर। ठीक है, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि अगर हमें बहुत सारा क्वांटिटी में चाहिए, अगर हमको वेपन्स बनाने हैं तो हमको अच्छी क्वांटिटी चाहिए, और वो क्वांटिटी कब मिलेगी, जब बहुत सारे सेंट्रीफ्यूज होंगे। इसीलिए यूएसए इजराइल थ्रू आउट अटैक करने की कोशिश करते हैं इनके सेंट्रीफ्यूज स्ट्रक्चर पे, इनके पावर ग्रिड पे, ताकि ये फेल हो सके। अगर ये 10,000 फेल हो जाएंगे, पूरा का पूरा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। यही रीजन है इसको रोकने के लिए। और अब चूंकि नई फैसिलिटी 80 मीटर नीचे आई है तो अब वो अटैक थ्रू आउट ईरान पे करना चाहते हैं ताकि ये डिसीजन मेकिंग बॉडीज जो भी ईरान के अंदर है उन सबको खत्म किया जा सके। तो ये यहां से देखिए, ये यहां से निकल जाता है, ये यूरेनियम 238 यहां से निकल जाता है, ये बहुत ही लोकल होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। जितना भी यूरेनियम होता है उसका 99.3% अराउंड तो यही होता है और 0.7% खाली ये होता है। इसलिए इसको एनरिच किया जाता है ताकि इसके अलग अलग यूजेस में इसको लाया जा सके। तो हमने यहाँ पे ये कहानी जो समझी है, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भाई सेंट्रीफ्यूज किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। ये देखिए यहाँ पर रोटर लिखा हुआ है, ये रोटर, ठीक है, यही चीज जो है दोनों तरफ ये पूरा वैक्यूम में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्यूम है, तो यही चीज पूरी की पूरी जो है ये घूमती है वैक्यूम में, इसलिए किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन नहीं आता है और ये कंफर्टेबली काम कर पाता है। अब इसके बाद थोड़ा सा यूरेनियम के बारे में जान लीजिए, क्योंकि हमेशा इसके बारे में सुनते हैं। इसके प्राइमरली ये 3 आइसोटोप हैं, यूरेनियम 234 आप सुनेंगे, यूरेनियम 235 आप सुनेंगे और यूरेनियम 238। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इसके बारे में बेसिकली पढ़ेंगे, और सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन डिटेल पढ़ेंगे। तो यूरेनियम 234 होते हैं, बहुत साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन जान लेते हैं एक बार को, इसमें 142 न्यूट्रॉन्स होते हैं,
यूरेनियम 235 में 143 न्यूट्रॉन्स हैं और यूरेनियम 238 में 146 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब ये यही डिफरेंस लाते हैं, यानी न्यूट्रॉन्स जैसे जैसे नंबर बदलता है तो उसी को आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट में अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या बदलने लगती है तो वो आइसोटोप्स कहलाते हैं उस एलिमेंट के, 234, 235, 238। अब कुछ रोचक तथ्य हैं इसमें। ठीक है, एक यूरेनियम जो है 238, इसको फर्टाइल बोला जाता है। फर्टाइल क्यों बोलते हैं भाई हम लोग? फर्टाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो चेन रिएक्शन है, फिशन रिएक्शन जो होती है ना, चेन रिएक्शन, लगातार भाई किसी भी यूरेनियम या किसी भी तरीके का फिसाइल मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन तभी स्टार्ट कर पाता है जब 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, और वो बनते ही चले जाते हैं। ठीक है, अब इस सूरत में ये फर्टाइल होता है, ये फिसाइल मटेरियल नहीं होता है, ये चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता। इसीलिए यूरेनियम बहुत जगह उपलब्ध होने के बावजूद इसको यूज में नहीं ला पाते और हमको यूरेनियम 235 प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर फैसिलिटी चाहिए होती है। ये 0.7% होता है सिर्फ, इसीलिए जो है इसको ही एनरिच करने का पूरा खेल है। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे, उससे न्यूक्लियर वेपन डेवलप होगा या न्यूक्लियर पावर डेवलप होगी और वो हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, अपने हिसाब से। तो कंट्रीज इसी हिसाब से अपने को प्लान करती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें एक फैक्ट और बता देता हूं आपको। ये जो है यूरेनियम 238, जब आप इसका हाफ लाइफ देखेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, आपको पता है इसका हाफ लाइफ पता है 450 करोड़ साल है, यानी 4.5 बिलियन ईयर्स। यानी कि अगर ये जो है 1 किलोग्राम आज कहीं पर रखा है, ब्रह्मांड में कहीं भी रखा है, आज से 450 करोड़ साल बाद जो है ये 500 ग्राम होगा। ये हाफ लाइफ कहलाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो है 500 ग्राम हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आधा घटेगा ये 450 करोड़ साल में, और उसके अगले 450 करोड़ साल में कितना हो जाएगा? 250 ग्राम। यानी कि मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, चीजें जो बड़ा वैसा व्याकुलता पैदा करते हैं। ठीक है, कि भाई कोई एक क्वांटिटी मतलब किस तरीके से घट रही है। सिमिलरली यूरेनियम 235 को आधा होने में कितना समय लगेगा? लगभग 70 करोड़ साल। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा फैसिनेटिंग फैक्ट है, अदरवाइज इट्स लाइक अ कॉमन नॉलेज फॉर साइंस स्टूडेंट्स, आई वुड से। और इसके बाद जो है फाइनली तो यही है कि भाई डिबेट जो है ये चलती ही रहने वाली है, क्योंकि यार फायदा वॉर से कभी किसी का हुआ नहीं है कुछ भी, है ना भाई। आप दो कंट्रीज हैं आपस में जब लड़ते हैं तो उसमें से तीसरी कंट्री जो यूएसए है, जो हर जगह पहुंच जाती है, उसका ही फायदा होता है, क्योंकि उसकी ही डिफेंस इंडस्ट्री सबसे मजबूत है इस समय। तो वो उन्हीं लोगों को एक्सपोर्ट करना होता है मटीरियल, उन्हीं को बेचने होते हैं अपने हथियार, और इसीलिए वो बहुत तरीके अपनाते हैं कि वॉर किस तरीके से उनको हेल्प कर सकती हैं, इकोनॉमिकली एज वेल एज जियोपॉलिटिकली। तो यहां पर जो है मुझे लगता है कि ईरान का क्या स्टैंड है, कि उसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स, या न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो डिबेटेबल इशू रहेगा, क्योंकि भाई एज ए कंट्री उसको हक है। लेकिन जब आप ग्लोबल सेटअप में रीजनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो वहां पर जितने ही कम नेशंस के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हों उतना ही बेहतर है, क्योंकि भाई मिसयूज के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो इट इज बेटर कि अगर ईरान और इसके साथ में बाकी कंट्रीज एक सामूहिक तौर पे एक साथ आ सकें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि भाई ये खाली उनकी बात नहीं है, ये हमारी भी बात है। हमारे भी लगभग 80 से 90 लाख लोग, जो 80 से 90 लाख भारतीय हैं, वो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी, उनसे जुड़ी हुई इकोनॉमिक रेमिटेंसेज जो भारत आती हैं, उनकी फैमिलीज जो भारत में रहती हैं और कुछ लोग वहां रहते हैं, ये सारी चीजें डिस्टेबलाइज होती हैं अगर पूरा का पूरा रीजन टर्मोइल में जाएगा। तो इट इज बेटर कि भाई इन लोगों को थोड़े सेंस आए, इनको समझ में आए कि भाई लड़ाई हल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब देखने वाली बात यही रहने वाली है कि क्या बाकी के कंट्रीज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अभी अभी हाल ही में यूक्रेन ने एंटी मिसाइल ड्रोन्स के लिए 200 इंजीनियर्स को गल्फ में भेजा है कि वो उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं, वहां पर बाकी कंट्रीज की हेल्प कर रहे हैं। तो हो सकता है रशिया भी दूसरी साइड से फिर ईरान के साथ खड़ा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा डिफेंस वेपन्स उसको सप्लाई करने लगे इन दी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। तो अब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ये क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया को लेकर जाएगा, या आने वाले कुछ दिनों में ये शांत हो जाएगा, क्योंकि ईरान ने बोल दिया है कि जिस तरीके से उसके लीडर्स को मारा गया है उसी तरीके से कहीं भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में, कहीं भी टूरिस्ट स्पॉट पे अगर उसके एनिमी कंट्रीज के रिस्पॉन्सिबल लोगों को देखा जाएगा तो वो उनको टारगेट करेगा। तो ये अब लंबी लड़ाई है और कितनी लंबी खींचने वाली है ये देखने वाली बात रहेगी।
इसी के साथ में जो है मिडिल ईस्ट हमेशा से ही एक सेंटर ऑफ स्टेबिलिटी रहा है। रीजन क्या है सेंटर ऑफ स्टेबिलिटी होने का? भाई मिडिल ईस्ट ऐसी जगह है ना कि ये यूरोप को भी कनेक्ट कर रहा है और एशिया को भी कनेक्ट कर रहा है। तो यहां से पिछले 1000 साल 1500 साल में जिस भी तरीके के टर्मोइल हुआ है उसकी वजह से आसपास के रीजन में भी उथल पुथल देखी गई है। अगर यहाँ सब कुछ सही चलता है तो वर्कर्स के लिए अच्छी जगह है काम करने के लिए, अच्छा समुंदर है, एनर्जी सिक्योरिटी है, रिसोर्सेज है, हाइड्रोकार्बन बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी जगह है। लेकिन चूंकि छोटे छोटे नेशंस जो है वहां पर जो अपना एक ठीक ठाक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ आते हैं तो उनके जो इश्यूज हैं वो वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और चूंकि यूएसए के डायरेक्ट स्टेक्स यहाँ पर हमेशा रहते हैं, वो हमेशा अपना इस रीजन के स्टेक्स को अपने नेशनल इंटरेस्ट पार्ट देखता है, तो उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पर इश्यूज और बढ़ जाते हैं। अब इसराइल इस रीजन में जो है ग्रेटर इसराइल का अगर सपना देख रहा होगा तो शायद ये वॉर न थमे। अगर वो एक्सपेंशन का सोच रहा है तो ये वॉर शायद न थमे। लेकिन अगर उसका गोल सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने का है तो काफी हद तक इन्होंने ईरान का प्रोग्राम को डेसिमेट किया है, नुकसान पहुंचाया है। और मुझे लगता है अगर कहीं पर बीच में आकर ये कंट्रीज मिल जाती हैं तो शायद बहुत फायदा होगा, क्योंकि इससे एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर होगी, इससे आर्म्स रेस जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस लगी हुई है उसको रोकने में मदद मिलेगी। आज ईरान अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो कल को और कंट्रीज भी दबे छुपे डिमांड करेंगी कि उनको भी न्यूक्लियर पावर बनना है। तो जरूरी है कि अब ये सिलसिला यहीं पर रोका जाए। अब ये कहां जाकर थमेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब इसमें जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं भाई मुस्तफा खामेनेई हो गए, ट्रंप हो गए आपके, और नेतन्याहू हो गए। तो अब इन्होंने ही चीजें आगे की संभालनी है। अब ये किस हद तक आगे बढ़ते हैं, कैसे हैंडल करेंगे, वही देखने वाली बात है। क्या ये जो भाई साहब हैं ये बराक ओबामा वाला रोल निभा पाएंगे, क्या ये ट्रू पीस लेकर आ पाएंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि इन्होंने शोर तो बहुत मचाया कि ये पीस लाए हैं, बहुत सारी कंट्रीज की वॉर रुकवाई है, ये किया वो किया है, लेकिन ये डायरेक्टली जहां भी इन्वॉल्व होते हैं तो बगैर सोचे समझे बस अटैक कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि ये अपना अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर छोड़ के क्या ये सब लोग एक टॉकिंग टेबल पर आएंगे, क्या किसी अग्रीमेंट से बंधेंगे? अगर ऐसा होता है तो ये वैश्विक शांति के लिए बहुत ही अच्छा संदेश होगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, कुछ समझ में आई हैं चीजें, तो इसको आप अपने साथियों से शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।